तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 की सुबह। हमास के लड़ाकों ने इजरायल में कत्लेआम मचा रखा था। उसी वक्त कतर की राजधानी दोहा के एक आलीशान ऑफिस में हमास चीफ इस्माइल हानियेह और उनके साथी टीवी चैनल पर सब कुछ देख रहे थे। इस्माइल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। इजरायल पर यह 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया गया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस खूनी मंजर को देखकर हानियेह ने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया किया था। 31 जुलाई 2024 यानी इजरायल पर हमले के करीब 10 महीने बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे तेहरान में उस घर पर मिसाइल हमला किया गया है जहां हानियेह ठहरा था। इसमें हानियेह और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में मौजूद था। इस्माइल हानियेह की कहानी आज हम आपको इस शो में सुनाएंगे, जो हमास का चीफ था और कतर में बैठकर गाजा को ऑपरेट कर रहा था। आपको पता है कि इस्माइल हानियेह एक मछुआरे का बेटा था। आज के इस शो में हम यह भी बताएंगे कि आखिर मछुआरे का यह बेटा इस्माइल हानियेह कैसे हमास का चीफ बन गया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश इजराइल को चुनौती दे रहा था। 29 जनवरी 1962 को गाजा के अल सती रिफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम इस्माइल हानियेह रखा जाता है। उसका परिवार 1948 में अरब इजराइल युद्ध में बेघर हो गया था। हानियेह बड़ा हुआ और उसने रिफ्यूजी कैंप में खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में अपनी बेसिक स्कूलिंग की। हानियेह ने बचपन से इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष देखा था। 1983 में वह गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए पहुंचा तो उसकी लीडरशिप स्किल दिखने लगी थी। वह अपने प्रभावी भाषणों से जल्द ही छात्रों का नेता बन चुका था। उसने यहाँ हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद 1987 में अरेबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज से निकलते ही हानियेह ने 1987 में आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिया। ये वही साल था जब गाजा पट्टी में इजराइल कब्जे के खिलाफ पहला इंतिफादा विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह में भाग लेने के लिए इजराइल ने हानियेह को गिरफ्तार किया और पहली बार वो 18 दिन के लिए जेल भेजा गया। साल भर बाद फिर उसे प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे 6 महीने की जेल हुई। तीसरी बार हानियेह को गिरफ्तार किया गया तो उसे 1989 में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। यह 3 साल उसके जीवन के लिए काफी अहम साबित हुए। जब हानियेह को 1992 में छोड़ा गया तो उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। ये वो समय था जब उसने हमास को करीब से जाना। साल भर बाद जब वो यहाँ से गाजा लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया। यहाँ उसने कई छात्रों को हमास में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। इस्माइल हानियेह की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। अपने तेज दिमाग से उन्होंने यासीन को प्रभावित किया। यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट कहती है कि 6 सितंबर 2023 का दिन था जब गाजा में एक गुप्त जगह पर हमास के सारे लीडर बैठक कर रहे थे। हमास चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानियेह भी मौजूद था। बैठक चल रही थी और अचानक धमाका हो गया। यह इजराइल का मिसाइल हमला था। सभी नेता इधर उधर हो गए, लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर सके। हानियेह भी उनके साथ डटा हुआ था।
हानिये ने अपनी सूझबूझ से यासीन को उस जगह से हटा दिया जहां दीवार गिरने वाली थी। इसके बाद हानिये हमास और फिलिस्तीन के लोगों का हीरो बन चुका था। कुछ महीने बाद ही तब के हमास चीफ यासीन की इजरायली हमले में मौत हो गई। यह वो दौर था जब हमास की पहचान एक संगठन के रूप में होने लगी थी। फिलिस्तीन की राजनीति पर एक दशक से फतह पार्टी का कब्जा था। 2006 में हमास ने इस्माइल हानिये की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 132 सीटों वाली फिलिस्तीनी संसद में हमास ने 76 सीटें जीती, फतह ने 43 जीती। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिये को सरकार बनाने के लिए बुलाया और इस तरह वो प्रधानमंत्री बन गया। अल जजीरा की एक खबर यह भी बताती है कि साल भर बाद 2007 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हानिये की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिये ने इसे मानने से इनकार कर दिया और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी। हानिये गाजा पट्टी पर अपनी सरकार चला रहा था। उसे दुनिया भर में उस समय लाइमलाइट मिली जब 2009 में अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए उससे मुलाकात की। 2013 में हानिये को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। तब से हानिये हमास का चीफ है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने पहली बार दिसंबर 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दिया, जब वो एक हमास डेलीगेशन के साथ कई देशों के टूर पर गया था। हानिये ने तुर्की और कतर में कई उच्च स्तरीय बैठकें की। 8 दिसंबर 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मीटिंग के बाद ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमास अब इस्तांबुल से ही ऑपरेट करेगा। हमास डेलीगेशन ने ऐलान किया कि वो मलेशिया, रूस, लेबनान, मॉरिशस और कुवैत के दौरे पर भी जाएंगे। हानिये ने इस्तांबुल में मीडिया से ये भी कहा था कि वह ईरान के साथ भी हमास के रिश्ते सुधार रहा है। फरवरी 2020 के शुरुआती दिनों में खबर आई कि हानिये को गाजा में वापस लौटने से मिस्र रोक रहा है, क्योंकि गाजा में लौटने का वही एक रास्ता है, इसलिए हानिये कतर में रहेगा। हमास के सीनियर ऑफिशियल खलील अल हय्या ने बाद में इसे कंफर्म किया कि हानिये कतर की राजधानी दोहा में सेटल हो गया है, ताकि वो भविष्य में वो आज़ादी से कहीं भी आ जा सके। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है, जिसे कतर की सरकार सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। जब हानिये के पास गाजा की सत्ता आई तो उसने गाजा पट्टी पर हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिए। मिस्र से आने वाली हर चीज पर हानिये रिश्वत लेने की कुख्यात है। इजरायली वेबसाइट वायनेट के अनुसार हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई हैं उस पर भी हानिये की 20% हिस्सेदारी है। बुनियादी सामानों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता है। फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। यूके के एक प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स लिखता है कि इस्माइल हानिये के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हानिये के पास गाजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला हैं। इसके अलावा कतर और अरब देशों में उसके होटल्स हैं, जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। 2 साल पहले एक पत्रकार ने इस्माइल हानिये का इंटरव्यू किया था। उस पत्रकार का नाम था द टाइम्स की मेलानी स्वान। मेलानी स्वान ने पूछा था कि गाजा में लोग मुफलिसी में जी रहे हैं और आप यहाँ कतर में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। इस सवाल के बाद हानिये के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। यूरोप एंड मिडिल ईस्ट न्यूज वेबसाइट के अनुसार इस्माइल हानिये ने 2 शादियां की हैं। हानिये की दूसरी पत्नी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हानिये ने 2009 में 47 की उम्र में दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी का नाम अमाल है, जो उसके अंकल की बेटी है। यह वेबसाइट लिखती है कि हानिये के 13 बच्चे हैं, जो उसकी पहली पत्नी से हैं। पहली शादी के 30 साल बाद उसने दूसरी शादी की।
हमास चीफ के पास कई महंगी गाड़ियां हैं। जब भी कोई वीआईपी आता है तो वह अक्सर खुद ड्राइव करता है। बताया जाता है कि जिस महिला से उसकी दूसरी शादी हुई है वो हानिया के एक दोस्त की पत्नी है, जिसकी हत्या हमास के ऑपरेशन के दौरान इजराइल सैनिकों ने कर दी थी। हानिया के बच्चों में अबेद अल सलाम, हम्माम, विसम, मुआत, सना, बोथायना, खौले, अय्यद और हेजम, आमिर, मोहम्मद, लतीफ और सारा हैं। अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल सती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें इस्माइल हानिये के 3 बेटों, 3 पोतियों और एक पोते की मौत हो गई थी। इसकी पुष्टि खुद हानिये ने की थी। इस्माइल हानिये समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप 12 सालों से कतर में रह रही थी। कतर से हमास के संबंध अच्छे रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कतर कई देशों के विवादों में बेहतरीन मीडिएटर बनकर उभरा। हाल ही में हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया था उन्हें रिहा कराने के लिए कतर ही मीडिएटर बना था। कतर वो देश है जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल इन सब के पीछे कतर का बेहिसाब इन्वेस्टमेंट है। आबादी के हिसाब से कतर महज 27 लाख लोगों का देश है, जो 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और श्रीलंका से भी छोटा है। इस देश के पास गैस के अनंत भंडार हैं। इसी की बदौलत कतर दुनिया के कई देशों में निवेश कर रहा है। हालांकि 3 महीने पहले यह रिपोर्ट आने लगी थी कि कतर जंग में मध्यस्थता से परेशान हो चुका है। इसके चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिये की हत्या को लेकर सरकारी समाचार एजेंसी इरना का कहना है कि हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। हानिये उस समय उत्तरी तेहरान में एक घर में ठहरे हुए थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।